एक बहुत ही बहादुर राजकुमारी जो अपने साम्राज्य को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। यहाँ तक कि राजकुमारी का सामना ऐसे खतरनाक क्रिएचर से हुआ जिससे आज तक कोई जीत नहीं पाया था। इस फैसिनेटिंग कहानी की शुरुआत होती है एक राजा को दिखाते हुए जो कुछ सैनिकों के साथ कहीं पर जा रहे थे। देखकर यही लगता है कि वो बहुत ही जल्द से जल्द किसी को ढूंढ रहे हैं ताकि अपने साम्राज्य का बदला ले सके। उन्हें पता चला होता है कि पहाड़ों के बीचों बीच वो मौजूद है, तो वो तुरंत ही वहां पहुंच जाते हैं। उन सभी के लिए ये काफी लंबा सफर था। वो काफी थक भी गए थे लेकिन वो रुक नहीं सकते। राजा और सैनिक उसी गुफा में जाकर चारों तरफ देखने लगे कि वो कहां पर मौजूद है। तभी उन्हें पीछे से किसी की बड़ी सी आकृति दिखाई देती है जो बहुत ही विशालकाय और शायद खतरनाक होता है। राजा के कहने पर सारे सैनिक एकदम से तैनात हो गए उस पर हमला करने के लिए, लेकिन उन्हें क्या पता कि वो बड़ा सा विशालकाय क्रिएचर ही उनका इंतजार कर रहा था। अब यहाँ कई सालों बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हमें इलोडी नाम की एक राजकुमारी के बारे में बताया जाता है। इलोडी एक ऐसे साम्राज्य की राजकुमारी थी जो बहुत ही ज्यादा डेवलप नहीं था। वहाँ पर रिसोर्सेस की कमी थी और वो काफी आर्थिक स्थिति से जूझ रहा होता है। पर इलोडी बहुत ही ज्यादा शांत मन की थी और बहुत ही दयालु होती है। वो सिर्फ और सिर्फ ट्राई करती है कि उसके सभी साम्राज्य के सदस्य एकदम अच्छी तरीके से जिए और उसका साम्राज्य आगे चलकर बहुत ही अच्छा हो जाए। हमें तो साम्राज्य के लोगों की कंडीशन दिखाई जाती है कि कैसे वो खाने पीने के लिए तरस रहे होते हैं। साथ ही साथ उस जगह पर टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण सभी ठंड के मारे बहुत कांपते थे। एलोडी इन चीजों को देखकर हर रोज खुद को कोसती कि वो आखिरकार अपनी आर्थिक स्थिति क्यों नहीं कंट्रोल कर सकती। इन चीजों के लिए उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। लेकिन ये बात अच्छी थी कि एलोडी अपने साम्राज्य के हर एक लोगों की बातें अच्छी तरीके से सुनती और जितनी मदद हो सके उतनी करती। एलोडी अब हर दिन के काम के बाद जब अपने घर पर जाती है तो वो अपने मदर एंड स्टेप मदर के साथ एक अजीब सी लेडी को देख रही थी। वो लेडी तो रेड कलर के कपड़े पहनकर एकदम से खड़ी होती है और एलोडी के आने पर उससे लगातार घूरते रहती है। पर अब अचानक उसने अपना डिसीजन ले लिया और कहा कि मुझे ये पसंद है। ये कहते ही वो लेडी वहां से चली गई। अब यहाँ पर क्या हुआ एलोडी को बिल्कुल भी नहीं समझता, जिसके बाद एलोडी के फादर उसे समझाते हैं कि ये लेडी जो गई है वो ओलिव साम्राज्य की रानी है और वो तुम्हें पसंद कर रहे हैं अपने राजकुमार बेटे के लिए जिससे तुम शादी करोगे। ये डिसीजन लेने के बाद पता नहीं क्यों एलोडी के मॉम एंड डैड बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसका रीजन भी वो एलोडी को बता रहे थे कि अगर तुम उस राजकुमार से शादी कर लोगे तो वो हमारी भी साम्राज्य का आर्थिक स्थिति कंट्रोल कर लेंगे, यानी वो हमारी भी मदद करेंगे ग्रो करने के लिए। ऐसा अगर हुआ तो सारे सदस्य और सारे साम्राज्य के लोग एकदम अच्छी तरीके से जी पाएंगे चाहे कुछ भी हो। एलोडी के पूरे घर वालों को ये रिश्ता बहुत ज्यादा पसंद आया होता है, लेकिन जब एलोडी ने इन चीजों को सुना तो वो भी कन्विंस हो गई, क्योंकि वो सिर्फ इतना चाहती थी कि उसकी साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कंट्रोल में हो जाए, वहाँ के लोग बहुत अच्छी तरीके से जिए और इसके लिए वो कुछ भी करेगी। लेकिन सबसे पहले एलोडी ने ये बताया कि उसे ओलिव साम्राज्य के उस राजकुमार से मिलना है और देखना है कि उनका बिहेवियर कैसा है। यानी एक तरीके से एलोडी ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी और अब वो आगे प्रोसीड कर सकते थे। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर वो पानी का सफर तय करते हैं जिससे कि वो ओलिव साम्राज्य में पहुंच जाए। एलोडी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी राजकुमार से मिलने के लिए, क्योंकि वो जानना चाहती है कि जिससे वो शादी करने वाली है वो कैसा है। अगर वो काइंड होगा तो जरूर हम सबकी बात समझ पाएगा और एलोडी के भी साम्राज्य की मदद करने के लिए जरा भी संकोच नहीं करेगा। जल्द से जल्द वो ओलिव साम्राज्य के अंदर पहुंच जाते हैं। चारों तरफ इतनी खुशहाल चीजें देखकर वो सब तो खुश हो गए थे। ओलिव साम्राज्य तो आर्थिक स्थिति में बहुत ही ज्यादा ऊपर था। वहाँ की हर एक चीजें कीमती होती हैं और पूरे साम्राज्य के लोग एकदम हंसते खेलते रहते थे। वहाँ पर रिसोर्सेज की बिल्कुल कमी नहीं होती है। इन चीजों ने तो एलोडी की पूरी फैमिली को खुश कर दिया था। अब थोड़े दिनों पर जब वो उसी जगह पर रहते हैं तो एलोडी और एक्साइटेड हो गई राजकुमार से मिलने के लिए। बट आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब उसके मॉम एंड डैड और राजकुमार वहाँ पर आए थे। राजकुमार का नाम हेनरी होता है और उसकी मदर का नाम इजाबेल। इजाबेल तो यहाँ एलोडी को हेनरी से इंट्रोड्यूस करवाती है और उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात करना था एलोडी के मॉम एंड डैड से, इसीलिए वो उनके साथ कहीं अंदर चली गई। अब एलोडी यहाँ पर राजकुमार हेनरी से कुछ बातें करती है बाहर आकर। वो उनके हॉबी के बारे में पूछने लगी कि आपको क्या करना पसंद है। तब जाकर हेनरी बताने लगी कि मुझे ट्रेवल करना बहुत अच्छा लगता है। हेनरी ने यह भी कहा कि मुझे अपने साम्राज्य से बाहर निकलकर देखना है कि लोग कैसे जीते हैं, उनके व्यवहार के बारे में जानना है और उनसे तालमेल बिठाना है। अब इन चीजों को देखकर पता नहीं क्यों एलोडी खुश होने लगी, क्योंकि एट द एंड उसे भी लोगों के साथ इंटरेक्शन करना बहुत अच्छा लगता था। उसे तो राजकुमार हेनरी की ये हॉबी बहुत ज्यादा पसंद आती है
और अब शायद एलोडी सोचने लगी थी कि जिससे उसकी शादी होने वाली है वो एकदम काइंड हार्टेड है, उसमें जरा भी कपट की बात नहीं है। इसीलिए अब यहाँ पर एलोडी हेनरी को पसंद कर लेती है और जाकर हॉर्स राइडिंग करने लगती है। एलोडी हॉर्स राइडिंग बहुत अच्छा करती थी, जिसकी तारीफ हेनरी ने भी की, यानी कि अब वो इतने कम समय में एक दूसरे के प्रति काफी कंफर्टेबल फील कर रहे थे। अब यहाँ पर हमें एलोडी के फादर को दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा टेंशन में लग रहे थे, यानी कि वो थोड़ी देर पहले ही इजाबेल से बात करके आए और अपनी वाइफ को कुछ बताने लगे। एलोडी के फादर को कुछ गलत लग रहा होता है और यही चीजें उसने अपनी वाइफ को भी समझाई। एलोडी की मदर इस बात को सीरियसली लेकर डायरेक्टली चली जाती है इजाबेल से बात करने के लिए। इजाबेल ने तो यहाँ पर एलोडी की मदर को साफ क्लियर कर दिया कि ये शादी सिर्फ एक समझौते के भरोसे हो रही है, हमें तुम्हारी बेटी की जरूरत है, इसीलिए हम ये शादी कर रहे हैं और इसके आगे तुम हमसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना। ये सारी चीजें एक डिसरिस्पेक्ट थी एलोडी की मदर के लिए और वो ये नहीं समझ पा रही होती कि ये लोग इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं। एलोडी की मदर अब समझ चुकी थी कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एक बोझ बन जाएगी आगे चलकर। वहीं दूसरी तरफ हमें एलोडी और हेनरी दिखाए जाते हैं, जो अब एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज हो चुके थे, शायद अब उनमें भी प्यार बढ़ चुका था। एलोडी अब यहाँ राजकुमार हेनरी से पूछ रही थी कि कल रात को उस पहाड़ के ऊपर से कुछ रोशनी निकल रही होती है, वो उसके बारे में कुछ जानना चाहती थी, जिससे रिलेटेड हेनरी ने बताया कि वो हमारे शांति का प्रतीक है। हम हर साल उस पहाड़ों के ऊपर 3 ऐसी अग्नियां जलाते हैं जिससे हमारा साम्राज्य खुशहाल रहे, यानी कि ये सारी रिचुअल्स उनकी शांति कायम करने के लिए किया जाता था। अब ये बातें करते हुए एलोडी और हेनरी अपने साम्राज्य में वापस लौट जाते हैं। एलोडी जब यहाँ अपनी बहन के साथ शादी की तैयारियां कर रही थी, तभी उसकी स्टेप मदर वहां आकर कहती है कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ एलोडी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसकी स्टेप मदर इस शादी के लिए पहले ही राजी थी। अचानक ऐसा क्या हो गया जो वो इसके लिए मना कर रही है, और अब शायद काफी देर हो चुकी है इन चीजों के डिसीजन लेने के लिए। इसीलिए एलोडी ने ये साफ साफ बोल दिया कि मैं हेनरी से शादी करूंगी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे हैं। उनका बिहेवियर एलोडी ने बहुत अच्छे से नोटिस किया था। जल्द से जल्द अब सारी शादी की तैयारियां होने लगी और अगले दिन उनकी शादी होने वाली होती है। सारे रिचुअल्स को फॉलो करते हुए सभी खुश थे और एलोडी कुछ ही समय के अंदर इस पूरे साम्राज्य की नई राजकुमारी बन जाएगी। इजाबेल के चेहरे पर कुछ अजीब सी स्माइल होती है, जैसे कि उसका कोई सीक्रेट प्लान सक्सेसफुल होने वाला हो। एलोडी अब यहाँ पर ऑफिशियली उस पूरे साम्राज्य की नई राजकुमारी बन चुकी होती है, हेनरी के साथ शादी करके। सारे रिचुअल्स के साथ शादी होने पर एलोडी के मॉम एंड डैड वहां से चले जाते हैं, क्योंकि अब एलोडी इसी साम्राज्य में रहेगी और आगे बढ़ेगी। एलोडी ने अपने मॉम एंड डैड से ये भी प्रॉमिस किया कि वो अपने साम्राज्य के भी डेवलपमेंट के बारे में बात करेगी, क्योंकि एट द एंड वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें तो अब हेनरी और एलोडी को दिखाया गया जो ट्रैवल करते हुए उसी पहाड़ की तरफ जा रहे थे, क्योंकि शादी करने के बाद वो रिचुअल करना बहुत जरूरी था। इससे उनकी शादी काफी लंबे समय तक टिक पाएगी। एलोडी तो इसे एक सम्मान के तौर पर ले रही थी, क्योंकि वो उनके घर में नई मेंबर है और ये सभी उनकी कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। पहाड़ की एकदम चोटी पर पहुंचने के बाद हेनरी ने बताया कि जिस जगह पर तुमने रोशनी देखी थी ये वही है। वहाँ पर पहले से ही सभी लोग मौजूद थे। इजाबेल भी वहाँ होती है जो उनका स्वागत कर रही थी। अब इस मोमेंट पर इजाबेल अपने घर की नई मेंबर एलोडी को बता रही होती है कि कई साल पहले हमारे राजा और उनके सैनिकों ने जब साम्राज्य की खोज की थी तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा शैतान रहा करता था। उस शैतान से जब वो सब बहादुरी से लड़ने के लिए गए तो पता चला कि वो हमसे कितना ताकतवर है, और वो शैतान ये भी कहने लगा कि मैं पूरे साम्राज्य को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। वो उनके खानदान की 3 प्यारी जिंदा चीजों को मांग रहा था, इसके बदले वो हम सबको कुछ भी नहीं करेगा। अब यहाँ इजाबेल किन चीजों के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रही है ये एलोडी को नहीं समझता। वो तो इसे एक रिचुअल की तरह लेती है और उनके कहे गए चीजों को फॉलो करने लगती है। अब वहाँ पर एक छोटा सा रास्ता था जिसके नीचे एक खाई होती है। इजाबेल ने तो एलोडी और हेनरी दोनों को उस पर से चल कर आने के लिए दूसरी तरफ कहा। वहाँ पहुंचते ही इजाबेल एक चाकू की मदद से हेनरी के हाथ पर एक कट लगाती है और फिर एलोडी के हाथ पर। वो दोनों के हाथ को रब करने लगती है, यानी कि अब इससे ये क्लियर हो गया कि एलोडी भी उनके परिवार में ऑफिशियली शामिल हो चुकी है। अब हेनरी ने तो यहाँ एलोडी को कहा कि मैं तुम्हें उठाकर गोद में दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा। एलोडी इस बात पर थोड़ा सा शर्माने लगी, लेकिन वो इसकी परमिशन भी दे देती है। हेनरी ने अब एलोडी को गोद में उठा लिया था और अब धीरे धीरे उस छोटे से रास्ते से आगे बढ़ने लगा। एलोडी का खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो अपने आप को यहाँ पर सबसे स्पेशल मान रही थी, लेकिन बीच रास्ते में आने पर हेनरी एलोडी को बोलने लगा कि मुझसे गलती हो गई और मुझे तुम इसके लिए माफ करना। एलोडी कुछ समझ पाती इससे पहले हेनरी ने उसे उठाकर नीचे ही फेंक दिया।
एलओडी पूरी तरीके से नीचे गिरते हुए एकदम सतह पर पहुंच जाती है, जिसकी हालत एकदम खराब थी। यानी कि यहाँ जाकर बात रिवील होती है कि इजाबेल और उसके साम्राज्य वालों ने एलओडी का बलिदान दिया है, वो भी सिर्फ उस पुराने श्राप की वजह से जो उस खतरनाक शैतान ने दिया था। थोड़ी देर बाद जब एलओडी वहाँ अपनी आंखें खोलती है तो चारों तरफ अंधकार ही फैला था, उस जगह पर कोई दिखाई नहीं देता, इसीलिए एलओडी चिल्लाने लगी और उसी आवाज से रिलेटेड हमें एक बड़ी सी आग दिखाई देती है जो उस शैतान की थी। यानी उसे पता चल चुका है कि एलओडी यहाँ पर मौजूद है। एलओडी के तो अलग अलग जगहों पर चोट लगी थी और वो नोटिस करती है कि यहाँ कई सारे सामान गिरे हैं, बट ये किसके थे उसे नहीं पता। धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ने लगी तभी उसे एक गुफा से कुछ आवाजें आती हैं। ये आवाजें बहुत ही खतरनाक लग रही थी, बट एलओडी को वहां जाकर देखना ही था। वहां से कुछ रोशनी भी आ रही होती है। जैसे ही एलओडी उस जगह पर पहुंची तो वहां एक छोटा सा बर्ड था जो कि बहुत बुरी तरीके से जल रहा होता है। एलओडी खुद इतनी घायल थी, लेकिन फिर भी वो उस बर्ड की मदद करने का ट्राई करती है। अचानक सामने की तरफ से कुछ ऐसी आवाजें आने लगी जैसे कोई तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। ये और कोई नहीं बल्कि उसी की तरफ बहुत सारे जलते हुए पक्षी होते हैं। उनका पूरा झुंड यहाँ से वहां घूम रहा था, जिससे एलओडी काफी डर गई। अब प्रॉब्लम की बात ये हो जाती है कि एलओडी पहले से डरी हुई है और उसे और डराने के लिए वहां पर एक बड़ी सी परछाई आने लगी। ये परछाई उसी बड़े से शैतान की होती है जिसके लिए इजाबेल के फैमिली वालों ने एलओडी को कुर्बान किया है, क्योंकि उस शैतान ने ही कहा था कि मुझे तुम्हारी 3 ऐसी प्यारी चीजें चाहिए जो तुमसे जुड़ी हो। इसीलिए ये पूरे शादी का जाल बिछाया गया और एलओडी को कुर्बान कर दिया गया। एलओडी तो उस बड़े से राक्षस से छुपते हुए एक कोने में चली गई। पीछे से आवाज आने लगी कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो। वो बड़ा सा शैतान तो एलओडी से ये कहने लगा कि मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ऑलिव साम्राज्य के हर एक पीढ़ी को अपना कर्ज पूरा करने के लिए, जिसके लिए उन्हें 3 लोगों की कुर्बानी देनी होगी जो उनसे जुड़े हुए हैं। और अब ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी थी कि वो बड़ा सा शैतान एलओडी को नहीं छोड़ने वाला। एलओडी एकदम डरते हुए पीछे की तरफ मुड़ती है और वहाँ उसने साफ साफ देखा कि ये शैतान कोई और नहीं बल्कि एक खतरनाक ड्रैगन है। वो ड्रैगन तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा और अपने मुंह से बहुत ही तेज ज्वाला निकालता है। ये इतनी गर्म थी कि किसी को भी पड़ने के बाद वो जल जाती, लेकिन एलओडी बहुत बहादुर होती है और वो वहाँ से तुरंत ही भागते हुए एक गुफा की तरफ जाने लगी। वो गुफा के अंदर पहुंच तो गई, लेकिन उसका पैर थोड़ा सा जल जाता है। इससे एलओडी को इतना दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और अंदर चली जाती है। गुफा का साइज बहुत छोटा होने की वजह से वो ड्रैगन अंदर नहीं घुस सकता था, यानी जब तक एलओडी इस जगह पर मौजूद है तब तक वो सेफ रहेगी। अब एलओडी यहाँ पर धीरे धीरे और अंदर जाने लगती है ताकि वो और ज्यादा सेफ हो जाए और उस ड्रैगन द्वारा फेंका जाने वाला ज्वाला अंदर ना आ पाए। इस समय एलओडी तो एकदम परेशान होकर वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, पर आगे चलने पर तो वो गुफा का रास्ता और छोटा हो जाता है और उसे ये भी नहीं पता कि आगे चलकर बाहर जाने का रास्ता मिलेगा भी कि नहीं, या ये भी हो सकता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ फंसी रह जाए। लेकिन एलओडी इतनी जल्दी होप हारने वालों में से नहीं थी। वो बहुत बहादुर होती है और ये चीजें साफ साफ झलक रही थी। अब एक समय पर वो लगातार ट्रैवल करते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच गई जो पूरा ब्लूइश होता है। वो दरअसल ब्लू वाले कीड़े थे जो छोटे छोटे होते हैं और वो अपने अंदर से एक एनर्जी निकाल रहे थे। इसी वजह से चारों तरफ ब्लूइश रोशनी थी। एलओडी उस जगह पर थोड़ा सा रिसर्च करती है और देखती है कि यहाँ से कौन सा निकलने का रास्ता है, पर अचानक थोड़ी देर में ही वो ड्रैगन वापस से सामने आ गया। वो फिर से एलओडी को पकड़ने का ट्राई करता है, पर एलओडी दूसरे रास्ते पर चली गई। ड्रैगन एलओडी से कहने लगा कि तुम यहाँ से बचकर जा नहीं सकती, आखिरकार तुम्हें भी बाकियों की तरह मरना ही होगा जिस तरीके से मैंने उन्हें खत्म किया है। एलओडी तो अब एक ऐसे चैम्बर में आ चुकी थी जहाँ पर उसे कई सारे कपड़े दिखाई देते हैं। ये कपड़े किसी और के नहीं बल्कि उन लेडीज के थे जिन्हें इसी तरीके से कुर्बान करके यहाँ फेंक दिया गया होगा, और शायद फिर इस ड्रैगन ने उन लेडीज को खा लिया। एलओडी जब उन कपड़ों को देखती है और दीवारों पर जाकर नोटिस करती है तो वहाँ एक मैप बना हुआ था। ये शायद उन्हीं फंसी हुई लेडी ने बनाया होगा जो उसी की तरह यहाँ पर आई होंगी। दीवारों पर अलग अलग टाइप के रूट्स बने होते हैं जो इस पूरे गुफा को कनेक्ट करते थे। एलओडी ध्यान से देखने लगी कि इसमें से बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है, और लिटरली उसमें ये मेंशन था। यानी एलओडी की थोड़ी सी मदद हो गई इन चीजों की वजह से। एलओडी इतनी ज्यादा टायर्ड हो चुकी होती है और उसने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं होता। एलओडी को तो अब हेलुसिनेशन भी आने लगे और उसके अंदर वो इमेजिन करती है उस गुफा में मौजूद उतने सारी लेडीज का जो अब बहुत बुरी तरीके से मारी जा चुकी हैं। थोड़ी देर में जब एलओडी की आंख खुली तो वो नोटिस करती है कि वो ब्लू टाइप के कीड़े उसके घाव को ठीक कर रहे हैं।
अब तो उसके पैर में जो जलने का घाव लगा था वो तो ठीक भी हो गया होता है। एलोडी अब उन कीड़ों की मदद से आगे बढ़ने लगी ताकि वो रोशनी प्रोवाइड करे। उसे किसी भी हालत में यहाँ से निकलना ही होगा, क्योंकि वो इस गुफा के अंदर आखिर कितने टाइम तक जिंदा रह पाएगी ये उसे भी नहीं पता। आगे का रास्ता और खतरनाक होने वाला है। वो बिना कुछ सोचे अब उन्हीं रास्ते को फॉलो करती है जैसा कि दीवार पर मैप बनाया गया था। शायद इससे इलोडी को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। इलोडी तो अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसी जगह पर पहुंच गई जहां कई सारे क्रिस्टल्स मौजूद थे। इन क्रिस्टल्स की मदद से अब वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगी। बहुत ज्यादा मेहनत के बाद आखिरकार इतने समय बाद उसे एक रोशनी दिखाई देती है और एलोडी को ये लगने लगा कि शायद वो बाहर निकल जाएगी। पर अफसोस, जैसे ही वो बाहर निकलने के लिए जाती है तो उसने देखा कि ये एक बड़ी चट्टान है और वो एक चट्टान के कोने से निकली है। उस जगह से तो नीचे जाना यानी खुद की मौत को चेतावनी देना। इलोडी तो एकदम से परेशान हो गई और उसके सामने की तरफ वो महल भी दिखाई दे रहा था जो ऑलिव साम्राज्य की राजकुमारी का होता है। एलोडी अब मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने भी लगी, पर शायद उसकी आवाज कोई सुन नहीं सकता था। एलोडी एकदम से हताश हो गई और अब शायद उसका बचना नामुमकिन है। अचानक सामने की तरफ से वही ड्रैगन आ जाता है जिसने कि एलोडी पर हमला कर दिया। एलोडी तुरंत ही पीछे चली जाती है। वो ड्रैगन तो एलोडी को कहने लगा कि अब तुम मुझसे नहीं बच सकती। तभी गुफा के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो लगातार एलोडी को अपने पास बुला रहे थे। ड्रैगन को जैसे ही ये आवाज सुनाई दी तो वो एलोडी को मारने के लिए छोड़कर उनके पीछे चला जाता है। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि एलोडी के फादर और उसके कुछ साथियों की थी। एलोडी के फादर उसे बचाना चाहते थे। उन्हें समझ में आ चुका था कि वो साम्राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अपनी बेटी को कुर्बान नहीं कर सकते। एलोडी भी अब तुरंत ही अपने फादर के पास भागते हुए चली आई। तब जाकर एलोडी ने देखा कि वहाँ पर कुछ टूटे हुए अंडे मौजूद हैं। वो अंडे जरूर इस ड्रैगन के हो सकते हैं और उसे कुछ कुछ बातें समझ में आने लगी थी। एलोडी के फादर और कई लोग जब उस ड्रैगन को देख रहे थे तो उन्हें पहले ही पता चल गया कि हम उनसे नहीं लड़ सकते। वो ड्रैगन बहुत ही खतरनाक है और एक ही बार में सभी को खत्म कर देगा। पर एलोडी के फादर अपनी बेटी को तो बचाना चाहते थे, इसीलिए वो ड्रैगन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते। उसने अपनी बेटी एलोडी को इशारा कर दिया कि तुम मौका देखकर यहाँ से चली जाओ। ड्रैगन तो पागलों की तरह सारी चीजें जलाने लगता है। बदकिस्मती से एलोडी के फादर और उसके लोग मारे गए, पर एलोडी वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। वो तो अब एक घोड़े पर बैठकर सीधा साम्राज्य की तरफ भागने लगी। वो ड्रैगन भी इस बात को समझ चुका था, इसीलिए वो तुरंत ही बाहर निकलता है और अपने मुंह से सभी तरफ आग फैलाने लगता है। इजाबेल और उसके साम्राज्य वाले देखते ही समझ गए कि शायद एलोडी वहां से भाग चुकी है, इसीलिए ड्रैगन बाहर निकलकर पागल हो रहा है। इजाबेल बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ड्रैगन हमारे साम्राज्य पर हमला करे, इसीलिए वो एलोडी की छोटी बहन को लेकर चली जाती है जिसका नाम फ्यूरिया था। यानी कि वो फ्यूरिया को अब उसी जगह पर जाकर कुर्बान करेगी जैसे कि एलोडी को किया होता है। इससे एटलीस्ट वो ड्रैगन शांत हो जाएगा। एलोडी जब थोड़े समय बाद उस जगह पर पहुंची तो उसकी स्टेप मदर ने बताया कि इजाबेल और उसके लोगों ने तुम्हारी छोटी बहन को किडनैप कर लिया है और वो उसे लेकर वही पहाड़ी के ऊपर गए। एलोडी काफी डर गई और वो तुरंत ही घोड़े के ऊपर बैठकर उनकी तरफ जाने लगी। यहाँ बेचारी फ्यूरिया जो एक बच्ची थी उसे इजाबेल ने पकड़कर नीचे फेंक दिया होता है। फ्यूरिया एक बच्ची थी और वो उस ड्रैगन से बच पाएगी कि नहीं ये कहना मुश्किल है। यही बातें सोचते हुए एलोडी काफी तेजी से उस गुफा के अंदर पहुंच जाती है। अब तो वो ड्रैगन भी वहां आ चुका था जो शायद फ्यूरिया को मारने के लिए आगे बढ़ता है, बट एलोडी वहां सही समय पर पहुंचकर ड्रैगन को रोकती है। उसने अपनी छोटी बहन को साइड में किया और वहीं पर रहने के लिए बोला, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस में काफी ज्यादा चोट लग सकती थी। एलोडी के हाथ में अपने फादर की तलवार थी और वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें धोखा दिया गया है। वो सारी लड़कियां जो तुमने मारी हैं वो उस खानदान से बिलोंग नहीं करती। दरअसल उन्हें गुमराह करके शादी कराई जाती थी प्रिंस से और फिर तुम्हें सौंपा जाता था। लेकिन पता नहीं क्यों वो ड्रैगन इन चीजों को समझता ही नहीं। उसे सिर्फ यहाँ पर एलोडी की जान लेनी थी और अपना पेट भरना था। एलोडी तो अपना हाथ भी दिखाती है कि किस तरीके से उन्हें अपने खानदान में शामिल किया गया है सिर्फ और सिर्फ इस कुर्बानी के लिए। पर ड्रैगन अब एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर एलोडी पर हमला करता है, बट एलोडी उससे भी चालाक थी। उसने अपने हाथ में एक छोटा सा चाकू लिया था जिसे कि उसने ड्रैगन की आंख में मार दिया। ड्रैगन का आंख बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है और अब वो अपने फादर की तलवार लेकर बढ़ते हुए ड्रैगन के पेट में घुसा देती है। इस वार से वो ड्रैगन एकदम कमजोर हो चुका था। वो जमीन पर गिरकर एलोडी को सिर्फ इतना कहता है कि तुम मुझे जान से मार दो, मैं अब जीना नहीं चाहता। बट एलोडी एक काइंड हार्टेड पर्सन थी। वो उस ड्रैगन को ना मारते हुए सच्चाई बताते ही रहती है कि कैसे यहाँ की राजकुमारी ने तुम्हें धोखा दिया है। अब एलोडी यहाँ ड्रैगन को ठीक करने के लिए उस ब्लू कलर के कीड़ों को उसके बॉडी पर छोड़ देती है, यानी वो धीरे धीरे उसके सारे जख्म को ठीक कर देंगे।
अब हमें अगले दिन साम्राज्य में दिखाया गया कि इजाबेल अपने बेटे की शादी किसी और राजकुमारी से करा रही है। यानी वो सब ये पूरा साइकिल करते ही रहते थे। बट अगले मोमेंट में एंट्री होती है एलोडी की। एलोडी ने तो इस राज्य की होने वाली उस लेडी को साफ साफ बता दिया कि तुम्हें कुर्बान कर दिया जाएगा, इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ। ये सब बहुत ही ज्यादा झूठे लोग हैं जो अपनी बातों पर नहीं टिकते। इजाबेल तो अब यहाँ एलोडी के सामने आकर कहती है कि हम तुमसे बिल्कुल नहीं डरते, तुम्हें जो करना है वो जाकर कर लो। एलोडी के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान होती है और उसने कहा कि करने वाली मैं नहीं बल्कि कोई और है। अचानक ऊपर की तरफ से वही ड्रैगन वहां आ जाता है जिसे कि अब सच्चाई पता चल चुकी थी। वो एक तरीके से एलोडी के ही साथ था। एलोडी के बाहर निकलते ही ड्रैगन ने अपने मुंह से आग निकालते हुए पूरे साम्राज्य को ही जला दिया। महल के साथ साथ पूरे राजघराने के लोग भी मारे जाते हैं क्योंकि यही उनकी सजा थी। सब कुछ ठीक होने के बाद एलोडी अपनी बहन और अपनी स्टेप मदर से मिलती है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो किसी की मदद नहीं लेंगे अपने साम्राज्य का डेवलपमेंट करने के लिए। भले ही पूरा प्रोसेस धीरे धीरे होगा लेकिन वो अपने साम्राज्य की आर्थिक स्थिति जरूर अच्छी करेंगे। अब तो ड्रैगन भी उनके साथ जाने लगा साम्राज्य की तरफ। वो उनके साम्राज्य को पूरा प्रोटेक्ट करेगा। यानी उन सभी का कनेक्शन एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से हो गया है और हमारी भी ये एडवेंचरस कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।